ध्यान देना। देखो जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो चैप्टर 1 रियल नंबर। ये जो चैप्टर 1 है आपके एनसीईआरटी में आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा सारे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? वो सारे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या मैंने बोला? वो सारे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को अगर हम कैटेगराइज करें तो कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे 3 बाई 2 ये तुम्हारा न्यूमरेटर हो गया और ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया। तो वो सारे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें उनको हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे उनको? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया याद रखो, कंडीशन बोल सकते हो उसको। जैसे 1/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। 1/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, बट 0 रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसको मैं डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं। रैशनल नंबर समझ में आया? उसको बोल तो थोड़ा साउंड कम करेगा। अब रैशनल नंबर हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? पहली बार 7th में, ठीक है। फिर उसके बाद इरैशनल आया। इरैशनल थोड़ा कहां पढ़े? 9th। पहली बार कहां पढ़े इरैशनल नंबर्स को? 9th। इरैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? बोलता है वो सारे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है वो कैसे नंबर है? इरैशनल नंबर है। इसका एक और डेफिनेशन क्या होता है? कोई बताएगा? लास्ट कोई बताएगा? इरैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सुने हो कभी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? अगर आप किसी नंबर को 2 या 5 से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को 2 या 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। डेसिमल के बाद आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर आप 2 और 5 को छोड़ के किसी भी दूसरे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ना वो ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो हम इरैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू और रिपीटिंग वैल्यू, वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर, सॉरी इरैशनल नंबर। क्या कहलाएंगे वो? इरैशनल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इंटीजर किसका कॉम्बिनेशन है? 3 जीरो का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो सारे के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं उनके कॉम्बिनेशन को? इंटीजर। क्या रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, इरैशनल नंबर को भी नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने 9th में सीखा था, याद है? लास्ट क्लास में हमने सीखा था स्पाइरल मेथड। ऐसा करते थे, फिर उसको ऐसा ड्रॉ करते थे, फिर उसके बाद फिर 90 बनता था। ड्रॉ किया ना रूट 9.8 9th की क्लास में। लास्ट तुम लोग आवाज कम करो थोड़ा। 9.8 9.3 एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 9th में। 9.3 को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो ये सारे नंबर कैसे हैं? इरैशनल नंबर है। इनको भी आपने नंबर लाइन में ड्रॉ किया था जब 6th 7th में पढ़ते थे। इंटीजर्स को भी नंबर लाइन में ड्रॉ करना होता था, करते थे। इंटीजर्स को भी नंबर लाइन में ड्रॉ करते थे, याद है? 0 रखते थे, फिर राइट साइड में 1 2 3। तो इनको भी हमने नंबर लाइन में ड्रॉ किया था। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर मतलब ये सीक्वेंस में ना। चलो, नेगेटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, नेगेटिव मतलब जो पूरे माइनस में, जीरो के जो लेफ्ट साइड में, होल नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो। होल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है, जीरो और नेचुरल नंबर का, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ये सारे डेफिनेशन हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो, कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद क्या, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे डेफिनेशंस यहां गिवन है। अच्छा, मैंने बताया था ना अभी, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां 2 और 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रहेगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 10th की एनसीईआरटी में भी मुझे कुछ याद आ रहा है जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिया रहता है कि फाइंड आउट विदाउट लॉन्ग डिवीजन, जो डिवीजन होता है प्रॉपर डिवीजन, उसके बिना आपको चेक करना है कि आपका रिजल्ट टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना। क्या मैंने बोला, अगर किसी नंबर को 2 और 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। समझ में आया। लास्ट, नॉन टर्मिनेटिंग 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर। सर एक आधा एग्जांपल बता दीजिए। अगर मैं 225 को, ठीक है, 225 को सपोज 8 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग डिवाइड करके देखना इसको। 225 को किससे डिवाइड करने के लिए, 8 से डिवाइड करने के लिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब आप पहले ये जो डिनोमिनेटर गिवन है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। ये क्या लिखा आएगा, 2 का पावर, क्या लिखा आएगा, 2 का पावर 3 लिखा आएगा। तो देखो हमने क्या देखा, डिवाइड में आपका 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर्स होना चाहिए। और अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो टर्मिनेटिंग मिलेगा। सर प्रूफ करके दिखाओ कि रिजल्ट टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, एग्जैक्ट डेसिमल के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 225 डिवाइड कितने टाइम से आएगा, ये 2 जा 16, कितना होगा ये 75, 65 होगा, कितना होगा ये 65 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, डेसिमल लगेगा, 0 कैरी, फिर क्या होगा, 1 जा होगा, डेसिमल लगा था, फिर 2 जा कितना हो गया 16, कितना बच जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा कितना होगा 4, डेसिमल लगा था 0 और ये 5, 40 हो गया। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों, डेसिमल के बाद आपका आंसर कितना भी प्लेस चला जाए पर रुक गया, आंसर रुक गया ना। अगर यही क्वेश्चन अगर 10/3 रहता तो आप इसको 3 का क्या हो जाता है, ये 9 डेसिमल लगता, फिर डेसिमल लगा 0 कैरी फॉरवर्ड, ये कंटिन्यू था। तो इसको हम क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 3 से। अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करो, इसका मतलब क्या, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई एक तीसरा नंबर भी आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, जो रिजल्ट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या ये डिवाइड करके बताना पड़ेगा, नहीं, आपको क्वेश्चन में बोलेगा विदाउट डिवीजन। क्या बोलेगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन में यही चेक करना कि 2 का पावर आ गया। अगर ये 2 का पावर आ गया मतलब आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, इसमें डिवीजन में क्या है, 2 का पावर m है या 2 का पावर n है। इसका मतलब क्या, आप आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं। समझ में आया, हाँ यार, कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर गिवन है। ये सब सॉल्व करना अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में
ये ओलंपियाड के लेवल का क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करना देखेंगे इसको। प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स पता है सारे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसके लिए यूज होगा? ऑड प्राइम नंबर्स के लिए यूज होगा। ऑड प्राइम नंबर्स तो मतलब 3 और 5, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होगा? को प्राइम नंबर क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या गिवन है? जिसका 1 से लेस देन मिले, मतलब HCF है ना। HCF क्या हो? 1 हो। जैसे 5 और 6 इनका HCF क्या है? 1, तो इनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। और एक आता एग्जांपल 5 और 7, 5 और 8। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? जिसमें ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 मिले, जिनका HCF क्या मिले? 1 मिले, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ठीक है? वो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए। कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है तुम्हारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th में पढ़ेंगे। 10th में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जगह हम छोड़ने वाले हैं उसको, रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आती है, उसको हम वहां पर स्टॉप करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे 11th में। जैसे बाहुबली में 2 पार्ट हुआ था, वैसे यहाँ पर भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जगह आप छोड़ने वाले हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और फिर उसको 11th में स्टार्ट करने वाले हो। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा तुम साइंस नहीं लोगे तो बस छुटकारा मिल जाएगा तुमको, पर मैथ से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। चलो, मैथ्स हर जगह यूज होता है। क्या बायो लिए तो भी आपको फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे सर, मैथ्स लेके साइंस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स लेके बायो नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो चलो आ जाओ टॉपिक पे। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? 8 हमारा कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 8 के जो फैक्टर्स होते हैं कौन कौन? 1, 2, 4 और 8 है ना। 8 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 4 और 8। तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे इनको? 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या? ये इतना सारा डेफिनेशन तुम लोग की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर लिखा है तो देख लो। The sum of all factor of a number is twice the number, then this number is called the perfect number. एक एग्जांपल लिखा है, वो इस एग्जांपल में वैल्यू पुट कर देना ठीक है ना। हो गया? इस एग्जांपल में वैल्यू पुट करना के का, जैसे अगर मैं 6 पुट करूं, चल तू ही कर ले। अगर मैं 6 पुट करता हूं के प्लेस में, तो 2 का पावर 6 क्या लिखाता है? 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 कितना? 2 का पावर 6 कितना? 64। 64 माइनस 1 कितना होगा? 63। और ये भी क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये आपके डेफिनेशन में यूज नहीं होगा 10th में जाएगा। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर। सर नेट सब ऑफ है, देख लो। तो फिर मैसेज कैसे आ रहा है? किसमें आ रहा है मैसेज? फोन पे? क्या फोन पे में आ रहा है? चलो, इमेजिनरी नंबर देखो, हम जब 10th में पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताया था ये फॉर्मूला? तुम्हारे पीछे वाले दोस्त को बताया था। इसमें ये जो रूट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी, है ना, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, और हमारा क्वेश्चन 10th में यहीं पर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। बट 11th फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या बोलेंगे? अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आया, मान लो रूट के अंदर -5 आया, ठीक है, रूट के अंदर -5 आया, तो इस -5 को हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू रूट -1, रूट 5 तो रूट 5 भी लिखाएगा, और ये -1 ना कन्वर्ट होगा आई में। आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, और इसको रीड करते हैं आयोटा। क्या रीड करते हैं इसको? आयोटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? रूट 5 आई, और इसको क्या लिखेंगे हम? रूट 5 आई। समझ में आया? हाँ, उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या? वो नंबर्स जिसमें आई आता हो या रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती हो। ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, ये भी टॉपिक आपको ओलंपियाड में मिलेंगे या तो 11th में मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैंने बोला इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब साथ में मिलेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी टॉपिक आपको मिलेगा 11th में या ओलंपियाड में। ठीक है, बस थोड़ा बहुत तुम लोग समझ लो। अब इसके बाद डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ये जो टॉपिक है तुम्हारा 10th का लास्ट, ये जो टॉपिक है तुम्हारा 10th का टॉपिक है। आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। सर डिवीजन हमको आता है, डिवाइड कर लोगे इसको? 625 से डिवाइड करना है, बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन बोलता, कि आपको इसमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताइए, जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया, डेसिमल के बाद आपका आंसर रुक गया, किसी एक प्लेस में रुका, 1 2 3 4 प्लेस के बाद आपका आंसर रुक गया, इसका मतलब ये ऐसा हो गया टर्मिनेटिंग। अगर रुक गया तो टर्मिनेटिंग, और नहीं रुका तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये क्वेश्चन बोलता विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन के आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है, तो आपको क्या करना रहता? 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। तो मेरे को तो याद है 625 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता? 4। कितना होगा ये? तुम लोग को भी याद हो जाना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या? ये ऊपर कुछ भी रहे, 5 का पावर 4 है, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या होगा? टर्मिनेटिंग, है ना? या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो दोनों आ सकते हैं, 5 और 2 दोनों आ सकते हैं। अगर 5 और 2 दोनों भी आ गए तो भी जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग मिलेगा। आया ना? समझ में आया या नहीं आया? फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये रिकॉर्ड बना लोगे, डिवाइड हो जाएगा सबसे। नॉर्मल डिवीजन है जो बचपन में करते थे हम लोग। अच्छा, ये P/Q का फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, ये हमने 9th में पढ़ा है। चेंज इन द फॉर्म ऑफ P/Q टॉपिक याद है? डेसिमल्स को आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है, तो इसको भी छोड़ दो, ये पीडीएफ कुछ ज्यादा ही। ये देखो, ये भी टॉपिक आपने पढ़ा है 9th में, पढ़ा है ना? ये सारे टॉपिक 9th के हैं। P/Q के रूप में कन्वर्ट करने वाला। इरैशनल नंबर का डेफिनेशन देख लिया था थोड़ी देर पहले, पढ़ा है एक बार। ये अब आपके सिलेबस का प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर है आपके सिलेबस में, है ना? क्या था? प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को जब आपको पता है कि ये इरैशनल नंबर है, अभी हमने देखा था वो सारे नंबर्स जो रूट के अंदर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर आपने सारे नंबर्स बोला, तो रूट के अंदर तो
4 भी आता है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। ये कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट 4 को मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ? 2, और 2 को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? डिवाइड बाय 1। इसका मतलब क्या? ये कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। तो वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हो वो रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे रूट 9 है, रूट 16, तो कुछ ऐसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो ये जो मेथड होगा रूट 5 लास्ट, उसके बाद आगे सीधा लगाऊंगा मैं, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या? आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यहां रूट 5 भी बने, रूट 7 दे सकता है, रूट 2 दे सकता है, रूट 3 दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को क्वेश्चन बोलता है कि आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो एक बार देख लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसको, चलो देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम आपका एज इट इज रहना चाहिए, लिखने का जो तरीका है ना वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना। एनसीईआरटी जब बोर्ड्स के पेपर जो दोगे तो उसमें वर्डिंग्स के बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं, ठीक है। वर्ड्स आपको एज इट इज लिखना चाहिए। जैसे बुक की जो लैंग्वेज होती है, बोला जाता है कि जनरली बुक की लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर मैथ्स में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए। तो ये उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्या गिवन है इसमें? आपको रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो एक मेथड है ये पूरा। इस मेथड को ऐसा बोल सकते हो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप पहले एज्यूम करेंगे कि रूट 5 इरेशनल नंबर नहीं है। हम क्या एज्यूम करेंगे? पहले रूट 5 इरेशनल नंबर नहीं है। फिर आगे अगर एक प्रोसेस होगा, रूट 5 इरेशनल नंबर नहीं है, फिर लास्ट में बोलेंगे कि हमने जो सोचा था कि रूट 5 रैशनल नंबर है। मैं क्या बोल दिया? क्या बोलना था मेरा ध्यान है, चलो मैं दूसरे जगह चला गया। चलो देखो, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? जो मेथड यूज करेंगे वो बोलेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमने पहले सोचा था वो गलत सोचा था, और जो लास्ट में हमने रिजल्ट लेके आया वो सही है। तो हम पहले इसको क्या सोचेंगे? रूट 5 को एक रैशनल नंबर सोचेंगे। क्या सोचेंगे? और कुछ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के बाद में बोलेंगे कि हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। समझ में आया? इसको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या स्टेटमेंट रहेगा? हमने एज्यूम किया क्या? रूट 5 एक रैशनल नंबर है। लास्ट रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। क्या मैंने बोला? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा वो 1 आता है। सर एचसीएफ मतलब जैसे मैंने 2/3 लिखा, तो इसका और इसका एचसीएफ कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, कोई कोफैक्टर नहीं मिलेगा, कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना? तो हमने क्या बोला कि चलिए इस रूट 5 को हम a और b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए? a और b। सर आपने तो p और q लिखा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूट 5 को a और b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हमने इसको क्या माना? रूट 5 को रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया? रैशनल नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। ये चीज याद रखना,
अब इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो ये क्या मिल जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। सपोज मैंने b को ट्रांसफर कर दिया, ये एक प्रोसेस है। हाँ, क्या किए? स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या किया मैंने, I square को होना शुरू। स्क्वायरिंग बोथ द, ठीक है। √5 का स्क्वायर करोगे ना बेटा तो ये क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और √25 का आंसर क्या मिलेगा 5। समझ में आया? अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब हम क्या बोलेंगे, a स्क्वायर फैक्टर है किसका 5 का। a स्क्वायर is a factor of 5। अगर a स्क्वायर फैक्टर होगा तो a भी फैक्टर होगा। a is also a factor of 5। कंप्लीट हो गया? उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी मैं आ रहा हूं 2 मिनट। मैंने क्या बोला, a स्क्वायर फैक्टर है 5 का तो a भी क्या होगा फैक्टर होगा 5 का। हमने देखो एक को फैक्टर के टर्म में ले लिया, किसको a को। अब हमको भी b के सेम फैक्टर बनाना है, हमको अब क्या करना है b का सेम फैक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देना, इसको इक्वेशन 1 दे देना। ठीक है सर, ये प्रोसेस को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा और साथ में याद भी करना पड़ेगा। अब एक प्रोसेस स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्रूफ दैट होते हैं ना क्वेश्चन, उनको सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम ट्रायंगल्स और सर्कल में भी पढ़ते थे, लास्ट ईयर पढ़ते थे, प्रूफ दैट जो रहता था एक पैटर्न रहता था। ये भी क्वेश्चन प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है, तो एक पैटर्न से ही सॉल्व करना है इसको। इतना समझ में आया? अगर बोलना है तो इसको इक्वेशन 3 बोल देना। आगे क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 अभी आपने a के रेस्पेक्ट में वैल्यू लेके आया ना, अब b के रेस्पेक्ट में वैल्यू लेके आना। क्या मैंने बोला, अभी आपने इक्वेशन 2 में a के रेस्पेक्ट में वैल्यू लेके आया ना, अब b के रेस्पेक्ट में वैल्यू लेके आना। तो हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 2। सर आपने 5c क्यों रखा, सिर्फ c का आंसर कोई एक एजम्पशन किए, कोई एक वैल्यू, एक कांस्टेंट हमने एज्यूम किया। 5 कहां से आया मैं ये समझाता हूं। c तो एक कोई कांस्टेंट है, तुम k भी कर सकते हो कभी, है ना, तुम 5k भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में √5 गिवन है, क्या गिवन है √5। अगर क्वेश्चन में √5 गिवन है ना, तो आप a की वैल्यू को 5c रखो। अगर क्वेश्चन में √2 गिवन होगा तो a की वैल्यू को क्या रखोगे 2c रखना। अगर क्वेश्चन में √3 गिवन है तो a की वैल्यू को क्या रखोगे, इसका कंसेप्ट अभी देखना आगे। मैंने रख दिया a की वैल्यू को क्या रखा 5c, तो ये क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगा। तो ये जब डिवाइड होगा तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 5c स्क्वायर। 5 1 जा 5 5 जा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई। अब मैं क्या बोलूंगा, a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, तो हमने क्या बोला था a स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ, तो मैं क्या बोलूंगा b स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 5। अगर b स्क्वायर फैक्टर है किसका 5 का, तो b इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 5 बोलेंगे। अब देखो हमने जो नंबर सोचा था a और b, कौन सा नंबर सोचा था,
दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल गया? 5। बट रैशनल नंबर में ऐसा होता है क्या? रैशनल नंबर में दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब HCF कभी सेम नहीं होता, HCF हमेशा 1 होता है उसमें, पर यहां पर HCF क्या आ गया? 5। मतलब हमने जो सोचा था कि √5 कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, जो हमने सोचा था वो गलत हुआ। तो अब √5 रैशनल नंबर ना होके क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। तो इस कारण इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं? जो आपने सोचा था पहले वो गलत हुआ। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया? ये प्रोसेस है। अगर यहां पर 5 की जगह √7 बोलता तो मैं क्या करता? स्क्वायर करता तो ये 7 हो जाता, यहां पर 7 आ जाता, और जब मैं a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता तो क्या लिखता यहां पर? 7c लिखता। क्या लिखता मैं? 7c। समझ में आया सबको? आया ना? पक्का? और लिखने का तरीका कैसे रहेगा? ये आपका पूरा एक पैटर्न रहेगा। ये थोड़ा बोलना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में है, वहां पर से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? बट ये लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हो जाएगा? चलो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो क्या है मैंने? √3 माइनस √2। ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इसमें एक सिंगल डिजिट है, यहां पर तुमको डबल डिजिट मिल रहा है ना? 2 टर्म बोलना चाहिए, यहां पर क्या मिल रहा है आपको? 2 अलग अलग टर्म्स मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अलग रहेगा। कंसेप्ट वैसा ही होगा, बट ये क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसको सॉल्व करने का तरीका। क्या बनेंगे? √3 माइनस √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? √3 माइनस √2 कैसा होगा? इरैशनल नंबर होगा। तो देखो कैसा नंबर होना चाहिए? इरैशनल नंबर होना चाहिए। फिर से इरैशनल नंबर है मतलब हम क्या सपोज करेंगे? हम ये सपोज करेंगे कि ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सपोज करेंगे। रूट लग गया ना? रूट लग गया इसका मतलब क्या? इरैशनल। अगर रूट लग गया मतलब कैसा नंबर? इरैशनल नंबर। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी रूट लगा था, वो कैसा नंबर था? इरैशनल नंबर था, उसको हमने क्या एज्यूम किया था? रैशनल। अगर इसको मैंने रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो मैं क्या बोलूंगा? √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a बाय b या p बाय q। यही तो होता है रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे? इसका एक पूरा सिस्टमैटिक मेथड है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? a² अपॉन b²। अब क्या करूंगा? किसको किसको फॉर्मूला याद है? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस नहीं बाबू, -2ab। अगर प्लस का साइन होगा यहां पर तो ये प्लस होगा, अगर यहां माइनस होगा तो ये माइनस होगा, है ना? प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। तो अब देखो √3 का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab। ये a था और ये b था। जब रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? √6 नहीं, √6। तो ये क्या लिखाएगा? 2√6। सर ये 2 कहां से आया? 2ab, है ना? फॉर्मूले में क्या है? 2। a की जगह क्या है? √3 और b की जगह क्या था? समझ में आया? ये समझ में आया? इज इक्वल टू a² b²। चलो जिनका काम हो गया उनको हटा दिया जाए। इस पूरे का काम हो गया, हटा दें। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया?
कि नहीं? क्या कर रहे हो? अब देखो आगे, इसको मैं ऐड कर सकता हूं 3 + 2, क्या हो जाएगा? माइनस 2√6 इज इक्वल टू a² b²। इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने √5 को क्या लेके आया था? इरेशनल नंबर लेके आया था। √5 को इरेशनल नंबर लेके आया था। √6 कैसा नंबर है? क्या? नहीं बेटा, ये जो 2 है ना, ये इसके साथ है, √6 के साथ है, तो वो नहीं कैंसिल होगा। अगर वो सिंगल रहता, जैसे ऐसा रहता 3 + 2 - 2 + √6 रहता, तब ये कैंसिल हो जाता। ये 2√6 का मतलब क्या समझ में आ रहा है पता है? √6 आपका 2 बार लिखा है, ये मतलब है। 2√6 का मतलब क्या है समझ में आया? कि वो √6 2 बार लिखा है, ठीक है? अब बताइए √6 कैसा नंबर है? √6 इरेशनल नंबर है। √6 कैसा नंबर है? तो आपका काम क्या होगा? इरेशनल नंबर वाले को अलग रख दो, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, क्या? इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो उससे क्या होगा? 2√6 जब ये साइड चेंज करेगा तो प्लस था, तो क्या हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 5b² - a² अपॉन b² = 2√6। ये 2 क्या कर रहा है यहां पर? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगले स्टेप पे ये 2 कहां आ जाएगा? b के साथ आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा? 5b² - a² डिवाइड बाय 2b² = √6। अब देखो इक्वेशन का मतलब क्या समझ में आता है? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड भी होगा। राइट साइड में क्या गिवन है? आपको पता है √6 कैसा नंबर है? अगर राइट साइड इरेशनल है तो लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे क्या? √6 is an irrational number, so this also a irrational number। मतलब ये भी क्या होना चाहिए? irrational होना चाहिए। अगर राइट साइड इरेशनल है तो लेफ्ट साइड भी इरेशनल होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में a और b को तुमने क्या एज्यूम किया था? रैशनल। तो फिर ये गलत हो गया, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वाला। तो फिर हम क्या बोलेंगे? नहीं, हमने जो ये पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया? तो ये पूरा इसका प्रोसेस था, और लिखना कैसे है मैं तुमको पीडीएफ में दिखा देता हूं। बन जाएगा? बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आएंगे, वो या तो ये अभी टर्म 1 में टर्म वाइज तो होगा नहीं, जो तुम्हारा अभी टेस्ट होगा स्कूल में उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। चलो इसको, चलो इतना हो गया ना? और हीरो हो गया ये? हाँ या ना? इसके आगे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। लेफ्ट राइट साइड कैसा आया? राइट साइड कैसा आया था? राइट साइड कैसा था? इरेशनल नंबर। तो लिखा √6 is an irrational number। राइट साइड कैसा आ गया? √6 इरेशनल नंबर। बट लेफ्ट साइड हमारा क्या था? लेफ्ट साइड a और b था, a और b इंटीजर्स थे, और a और b इंटीजर्स थे करके लेफ्ट साइड पूरा कैसा था? रैशनल नंबर। तो लिखना a and b are इंटीजर्स, सो क्या? 5b² - a² डिवाइड बाय 2b²
इज अ रैशनल, ठीक है। राइट साइड तुम्हारा कैसा आ रहा है, इरेशनल, लेफ्ट साइड कैसा आ रहा है, रैशनल। इसका मतलब हमने जो सोचा कि ए और बी कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ये गलत सोचा, तो हमको अब उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो अवर so our assumption was wrong, है ना। वो सीधा सही नहीं था। हाँ बस, so our assumption was wrong, रूट क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, रूट 3 माइनस रूट 2 इज अ, इरेशनल सर। सॉरी, सर कॉमन है ऊपर। इज अ, जब सुविधा है तो उसको यूज कर लो, इरेशनल, ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा।